आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू हैंडल दी एग्ज़ाम। जब भी कोई एग्ज़ाम लिखने जाओगे, कितना भी अच्छा प्रिपेयर करोगे, हमेशा प्रिपरेशन के बारे में कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। हमको हमसे ही शिकायत रहती है कि हमने उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया या फिर थोड़ा और अच्छा करना था। ऐसे हमको शिकायत रहती है। तो जितना भी तुमने अच्छा प्रिपेयर किया है उसको और अच्छा प्रिपेयर करने का चांस तो अभी नहीं है। अब तो तुम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, अब तो प्रिपेयर करने का चांस नहीं है। तो इसीलिए हमने कितना अच्छा प्रिपेयर किया या फिर कितना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितना भी अच्छा प्रिपेयर करो, अपने आप को ऐसा लगेगा, अपने आप से ऐसा शिकायत रहेगा कि थोड़ा और अच्छा प्रिपेयर किया होता तो अच्छा होता, या फिर मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। जब भी तुम एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो तुमको ही एक शिकायत रहेगी, वो होगा मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर ठीक से नहीं हुआ, या फिर बिल्कुल नहीं हुआ, या फिर ख़राब हुआ। कुल मिला के यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विथ योर प्रिपरेशन। अब वैसे भी अगर प्रिपरेशन से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो और अच्छा प्रिपेयर करोगे तो अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है। प्रिपरेशन से सेटिस्फाई रह के टाइम वेस्ट करने से अच्छा, प्रिपरेशन से सेटिस्फाई ना हो के और अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम लिखने जब हम जाएंगे तब की कहानी, हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम लिखने हम जा रहे हैं, अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का। तो हमारे पास प्रिपेयर करने का कोई टाइम नहीं है तो कितना अच्छा प्रिपेयर किया क्या है, ये बातों के बारे में सोचना एकदम बेकार है। सिर्फ ये सोचो जो भी मेरे पास है उससे मैं एग्ज़ाम को कितना अच्छा हैंडल कर सकता हूँ, हाउ बेटर आई कैन हैंडल द एग्ज़ाम। यही सोचो। जो भी नॉलेज मेरे पास है उससे हाउ बेटर आई कैन हैंडल द एग्ज़ाम, इसके बारे में ही सोचो। और मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, और अच्छा प्रिपेयर करना था, और टाइम मिला होता तो प्रिपेयर कर लिया होता, या फिर मेरा फ्रेंड ठीक से मुझे ठीक से मुझे गाइड किया होता तो मैं अच्छा प्रिपेयर किया होता, या फिर कोई फ्रेंड मेरा परेशान मुझे नहीं किया होता तो मैं प्रिपेयर किया होता, ऐसा होता तो प्रिपेयर किया होता, वैसा होता तो अच्छा होता। ये बातों से जल्द से जल्द ऊपर उठ जाओ और एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया जा सकता है। हो गया, प्रिपरेशन का काम तो हो गया, जितना भी तुमको प्रिपेयर करना था, जैसे भी प्रिपेयर करना था हो चुका है। अब सिर्फ एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसी पे अपने आप को फोकस्ड रखो। चलो अब एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम को हैंडल करने के पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यू आर द बॉस। अपने ज़िंदगी के लिए तुम बॉस हो, चाहो तुम सक्सेस हो या फेल हो, कुछ भी हो, यू विल बी डेफिनेटली बॉस ऑफ योर लाइफ। यू आर द बॉस। तुम बॉस बनते हुए एग्ज़ाम हॉल में करना क्या है, तुमको अपॉइंटमेंट देनी है सिर्फ इजी क्वेश्चंस को, और यू हैव टू रिजेक्ट अपॉइंटमेंट, यू शुड नॉट गिव अपॉइंटमेंट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मैं अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही अपॉइंटमेंट दूंगा। ऐसा मानो। ऐसा तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा, कोई ना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक आध उसके अंदर डेफिनेटली रहेगा। 1 और मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डेफिनेटली देयर विल बी इन एग्ज़ाम। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होंगे, डिफ़िकल्ट तो कम रहेंगे। इजी 10 रहेंगे तो डिफ़िकल्ट शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेंगे। लेकिन ये 2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देख के हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डाउट बन जाता है कि मुझे सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, मैंने ठीक से पढ़ाई की कि नहीं पढ़ाई की। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग के अंदर बना देंगे। तो ये सारे परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहले याद रखो, सच्चाई ये है कि
क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट रहे, पेपर कैसे भी रहे, एक बात तो बिल्कुल सच है, वो ये है कि यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। कोई भी तुम्हारा लाइफ का बॉस नहीं बन सकता। कोई फिज़िक्स का क्वेश्चन हो या फिज़िक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री का टीचर हो, कोई भी हो, तुम्हारा लाइफ का बॉस नहीं बन सकते। इवन तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे लाइफ के बॉस नहीं बन सकते। तुम्हारे लाइफ का बॉस तुम ही हो। इस बात को याद रखते हुए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को तुम्हारा एनिमी जैसा मान लो। मैं उसको चांस नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट दूंगा इजी क्वेश्चंस को, सिर्फ इजी क्वेश्चंस को देखूंगा, सिर्फ उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई विल स्पेंड टाइम ओनली फॉर इजी क्वेश्चंस, आई विल नॉट स्पेंड टाइम फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई दे के तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने से पहले, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, तुमने ठीक से प्रिपेयर किया कि नहीं किया, तुमको सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, तुम ईमानदार से पढ़ाई किए थे नहीं किए थे, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने से पहले ही तुम बोलो यू आर दी एनिमी फॉर मी, अदरवाइज यू आर दी जोकर फॉर मी, यू आर दी जोकर फॉर मी। क्योंकि तुम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम फॉर यू। मेरा काम है यहाँ पे मार्क्स बनाना। एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए मतलब हाउ कैन आई कन्वर्ट दी नॉलेज इनटू मार्क्स। जो भी नॉलेज मैंने प्रिपरेशन में बनाई है, उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिर्फ इस बात पे हमारा ध्यान होनी चाहिए। तो इस बात पे हमारा ध्यान रहते हुए वी आर गोइंग टू गिव अपॉइंटमेंट बीइंग ए बॉस रहते हुए हम बॉस है और हमारा काम हमारा नॉलेज से मार्क्स को बनाना। वी हैव टू आवर जॉब इज़ टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू मार्क्स। तो ये हमारा जॉब है और हम बॉस हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू गिव टाइम टू इजी क्वेश्चंस ओनली। वी शुड नॉट गिव एनी टाइम टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तुमको देख के हंसने से पहले तुम ही उसको देख के हंसो। तुम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। शायद जिन्होंने भी तुमको बनाया है बहुत मेहनत करके बनाया होगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं तो तुमको नहीं सॉल्व करूंगा। तुमको बिना सॉल्व किए ही मैं अपना रैंक बना लूँगा। देखो, इतने बातें तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कर सकते हो। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुमसे बातें करने लगेगा तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तुमसे बातें करने से पहले तुम ही उससे बात करो। तुम मेरे एनिमी हो या फिर तुम तो एक जोकर हो। ये भी बोल सकते हो तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, तुमको मैं बना भी नहीं सकता, लेकिन मैं मार्क्स बना लूँगा। तुमको बनाए बिना ही मैं मार्क्स बना लूँगा, तुमको बनाए बिना ही मैं रैंक बना लूँगा। इतनी बातें तुम पहले ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से कर दो बिफोर इट सेस समथिंग टू यू। तो एग्ज़ाम हॉल में हमारा फोकस बिल्कुल होना चाहिए रिगार्डिंग हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू मार्क्स। जो भी फ़िलहाल मेरे पास नॉलेज है, जो भी अच्छा प्रिपरेशन हो, बुरा प्रिपरेशन हो, ख़राब प्रिपरेशन हो, सबसे बेकार प्रिपरेशन हो, जो भी प्रिपरेशन मैंने अभी तक की है, उसके आधार पे जो भी नॉलेज और स्किल मुझे बना हुआ है, उस नॉलेज और स्किल को कितना अच्छे से अच्छा मार्क्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 यूनिट का नॉलेज है तो कम से कम 10 मार्क्स बन जानी चाहिए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो 12 मार्क्स भी बना सकते हो। जितना नॉलेज है उससे भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स भी बना सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 ही है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा सोच के जहाँ पे 10 और 12 बनने की चांसेस हैं उसको हम 5 कर देंगे या 4 कर देंगे या 6 कर देंगे। तो जो 10 बन सकता था या 12 बन सकता था उसको हम 4, 5, 6 पे सीमित कर देंगे। ये बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ यही हमारा फोकस होना चाहिए कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू मार्क्स। और एक पॉइंट, तुमने भगवान से बहुत प्रार्थना की हो सकती है मार्क्स अच्छे बनने के लिए, या फिर तुमने भगवान के बारे में सोचा भी नहीं हो सकता है, मे बी। मतलब भगवान को तुम वैल्यू दे के बहुत पूजा, बहुत अर्चन, मतलब बहुत पूजा किए होंगे, नमाज़ पढ़े होंगे
कि मेरा मार्क्स अच्छे बन जाए करके। अच्छी बात है। मान लो नहीं किए हैं, भगवान क्या करेगा, भगवान कुछ नहीं कर सकता मान के उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। तो ये कोई भी बात रहे, यू नीड नॉट थिंक अबाउट इट। तुमने भगवान को बहुत पूछ लिया कि मार्क्स बनाओ, लेकिन मार्क्स तुमको बनानी है। तुम मार्क्स बनाने लगोगे तो ही विल हेल्प यू। इफ़ यू कम इन टू एक्टिविटी देन ही विल हेल्प यू। तुम एक्टिविटी में ना आते हुए वो हेल्प नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर इन एक्टिविटी देन डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। अगर तुमने भगवान को कुछ नहीं पूछा है, भगवान से कोई लेन देन नहीं रखा है, फिर भी अगर ऐसा सोचोगे तुम कि मैंने भगवान से कुछ नहीं पूछा है तो भगवान मुझे हेल्प नहीं करेगा, ऐसा सोचोगे तो ये गलत बात है। तुम भगवान को याद करो या ना याद करो, भगवान तो तुमको हमेशा याद करेगा। भगवान हमेशा तुमको याद करेगा। भगवान जो है बहुत बड़ा दयावान है। तो भगवान के नाम पे डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। भगवान के नाम पे किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस में मत रहो। पॉजिटिव डिस्टर्बेंस हो या नेगेटिव डिस्टर्बेंस। पॉजिटिव डिस्टर्बेंस मतलब भगवान करेगा मेरे लिए, मार्क्स बना देगा, ऐसा सोचोगे तो ये भी गलत बात है। भगवान मुझे हेल्प नहीं करेगा ऐसा सोचो, ये भी गलत बात है। तुम एक्टिविटी में रहोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान तुमको हेल्प करेगा। तुम पूछो या ना पूछो, भगवान हेल्प तुमको कर देगा। तुम अगर एक्टिविटी में है मतलब यू आर एलिजिबल टू टेक द हेल्प ऑफ गॉड, दैट इज़ द थिंग। अगर तुम 10 बार भी पूछोगे मुझे हेल्प करो करके, तुम एक्टिविटी में नहीं रहोगे तो हेल्प नहीं कर सकता भगवान। जैसे कि कोई बाउल तुम लेके आए हो, पूछ रहे हो भगवान से कि मुझे पानी दो। अगर तुम बाउल को ऐसे रखोगे तो डेफिनेटली भगवान तुमको पानी देंगे। अगर नहीं भी पूछोगे, बाउल ऐसा रखा हुआ है, तुम भगवान से पूछे भी नहीं पानी दो करके, फिर भी भगवान पानी दे देंगे। अगर तुम बाउल ऐसे रख के बोलोगे कि मुझे पानी दो पानी दो पानी दो, तो पानी भगवान दे भी देंगे, तो कहाँ इसमें टिकेगा, थोड़ी नहीं टिकेगा। तो बाउल ऐसे रखने का मतलब बीइंग इन एक्टिविटी। यू बी इन एक्टिविटी। तुम अपना काम में लग जाओ, फिर भगवान डेफिनेटली तुम्हारा हेल्प करेगा। तुम पूछो या ना पूछो। पूछेंगे तो भी हेल्प करेंगे, नहीं पूछेंगे तो भी हेल्प करेंगे। बिना एक्टिविटी में रहते हुए हज़ारों बार पूछ लो, वो हेल्प करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटी में रहते हुए तुम भगवान को नहीं भी पूछोगे तो भी वो हेल्प कर लेंगे तुम्हारा। सो दैट इज़ हाउ बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। और क्वेश्चन जो है अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। मतलब पूरा क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ डेटा है, जहाँ जहाँ कुछ स्पेशल वर्डिंग है, जहाँ जहाँ मेन वर्डिंग है, उन वर्डिंग को, जैसे कोई क्वेश्चन में कुछ स्पेशल वर्डिंग दिया है तो स्पेशल वर्डिंग को तुमने देखा है, लेकिन बाद में वो स्पेशल वर्डिंग के ध्यान में ना रखते हुए ही तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये स्पेशल वर्डिंग के बिना ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तुम सॉल्व किए रहोगे, तो उसी के हिसाब से तुम सॉल्व कर दोगे। और बाद में तुमको पता चलेगा कि अरे ये स्पेशल वर्ड तो था, इसको मैं देखा भी था लेकिन इसको मैंने अप्लाई नहीं किया करके बाद में परेशान होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन का डेटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट रहेगा, जब तुम सॉल्व करोगे तो वो अंडरलाइन के ऊपर तुम्हारा दिमाग जाते हुए, कोई गलती ना होते हुए, क्वेश्चन में जो दिया है उसके आधार पे, बराबर आधार पे आंसर बनाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रीड द क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट वर्डिंग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट डेटा ऑफ द क्वेश्चन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बबलिंग जो हम करते हैं, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लास्ट में बबलिंग करूँगा ऐसा सोचोगे, गलत बात है। कोई 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो या 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो, 6 भी नहीं, 5 से कम क्वेश्चन ही सॉल्व करने के बाद बबलिंग कर दो। उसमें जो भी फाइनलाइज कर दो उसको, फिर उसके अंदर थोड़ा डाउट है क्या, इसको 10 क्वेश्चन में थोड़े थोड़े डाउट्स पेंडिंग रख के एक और बार चेक करूँगा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। कोई 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर एक बार देखना चाहो तो देख के फाइनलाइज कर दो और बबल कर दो। 5 क्वेश्चन को बबल कर दो। 5 क्वेश्चंस के बारे में जो भी बात है, जो भी फाइनलाइज तुमको करना है करके बबलिंग कर दो। नहीं कर सकते मतलब फाइनलाइज नहीं हो पा रहा तो बबलिंग मत, उसको मत बबल मत करो। जो भी डाउटफुल है उसको छोड़ दो, बाकी बबल कर दो। तो 5-5 क्वेश्चन पे या 2-2 क्वेश्चन पे या 3-3 क्वेश्चन पे बबल कर दो।
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करके लास्ट में बबलिंग करूँगा ऐसा सोचोगे तो इसमें बहुत सारे नुकसान होता है। नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑलरेडी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैज़ लॉस्ट देयर मार्क्स। सो लास्ट में बबल करने का बाद जो है उसको बिल्कुल अप्लाई मत करो। 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, बबल कर दो, फिर नेक्स्ट 5 पे जाओ, बबल कर दो। किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट है तो रिवाइज करो, उसको फाइनल कर दो, या तो आंसर फाइनल कर दो या तो इसके बारे में कोई डिसीजन मुझे नहीं लेना है करके क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बाद में जब माइंड क्लियर होगा तो फिर उसके बारे में क्लैरिटी आएगा तो फिर उसके बारे में कर सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो कूल रहो, कूल रहो, आराम से रहोगे तो फिर दिमाग चलने लगेगा। दिमाग जब नहीं चल रहा है तो अपने आप को और परेशान करोगे तो और लेट हो जाएगा और परेशान हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए कूल हो जाओ, फिर दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कूल हो जाओ, दिमाग काम कर रहा है तो फिर हार्ट हो जाओ, धनाधन करते जाओ। दिमाग अगर चल रहा है तो जल्द से मतलब एक्टिव होके, अच्छे से एक्टिव होके करते चलो। दिमाग अच्छे से चल रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, ये तो अब बहुत ज़्यादा चल रहा है दिमाग, इसको थोड़ा ब्रेक देता हूँ, ऐसा मत करो। चलने वाला दिमाग को ब्रेक मत दो, ना चलने वाला दिमाग को बिल्कुल ब्रेक दो। ये ब्रेक देने को ही कूल रह के ब्रेक देना। ब्रेक मतलब क्या है? ब्रेक मतलब ऐसे तुम कुछ टेंशन में रह के ब्रेक दोगे तो क्या फ़ायदा है? कूल रहना है। ब्रेक देना मतलब कूल रहना। जब दिमाग नहीं चल रहा है तो ब्रेक दो, कूल रहो। जब दिमाग चल रहा है तो फिर ब्रेक मत दो, कूल मत रहो, करते जाओ। और एक डाउट रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट से एग्ज़ाम को शुरू करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से एग्ज़ाम को शुरू करनी चाहिए। पहले फिजिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैथ्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा बायोलॉजी करेंगे तो अच्छा, ऐसा कोई डाउट रहेगा। लेकिन इसका आंसर यही है कि तुमको जो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पसंद है उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर फिज़िक्स के लिए मत दो। फिज़िक्स के लिए लास्ट टाइम जो है वो मत दो, बिल्कुल मत दो। फिज़िक्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, कुछ लोग हाफ एन आवर ही देते हैं, तो हाफ एन आवर ही दो या फिर 20 मिनट्स ही दो फिज़िक्स के लिए, लेकिन लास्ट मत दो। स्टार्टिंग वाले दे दो, कहीं के भी 20 मिनट दे दो, कहीं के भी आधा घंटा दे दो फिज़िक्स के लिए। लास्ट हाफ एन आवर फिज़िक्स के लिए मत दो। डोंट गिव लास्ट हाफ एन आवर टू फिज़िक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो है फिज़िक्स के लिए देंगे तो टाइम हो रहा करके जो टेंशन रहता है उस टेंशन में फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वैसे तो कुछ भी करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी रहेगा, लेकिन फिज़िक्स को करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लास्ट हाफ एन आवर डोंट गिव फॉर फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए हाफ एन आवर ही दे दो, और टाइम कहीं मिलता है तो फिर फिज़िक्स के लिए टाइम दो, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर जो है फिज़िक्स के लिए मत दो। इन बातों को याद रखते हुए अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम लिखो। और एक पॉइंट, अभी एग्ज़ाम नहीं रखा होता तो अच्छा रहता, पहले ही एग्ज़ाम रखा होता तो अच्छा होता, कोरोना नहीं आया होता तो अच्छा होता, मम्मी ऐसे किए होता तो अच्छा होता, पापा ऐसा किया होता तो अच्छा होता, हमारे टीचर वैसे बोले होते तो अच्छा होता, कॉलेज वाले ऐसे किए होते तो अच्छा होता। ये बातों में मत जाओ। जो तुम्हारे अराउंड एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, ये बातों में मत जाओ। जैसा है वैसा ही रहने दो उसको तुम ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, ये बातों में मत जाओ। जैसा भी तुम्हारे अराउंड एटमॉस्फेयर है उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हैंडल द सिचुएशन, बस यही देख लो। सिचुएशन ऐसा होता तो अच्छा रहता, बॉलिंग करने वाला मुझे शॉर्ट बॉल देता तो अच्छा होता, या फिर फुल लेंथ बॉल दिया होता तो अच्छा होता, या फिर यॉर्कर दिया होता तो अच्छा होता, बाउंसर दिया होता तो अच्छा होता। ये मत सोचो बॉल ऐसा होता तो अच्छा होता, ये नहीं सोचना है। बॉल जैसे भी रहे उसको हैंडल कैसे करना है ये तुमको देखना है। तो जैसा भी एटमॉस्फेयर तुम्हारे अराउंड रहेगा उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, यही बस सोचो। ये वैसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो अच्छा होता, ये बातों में बिल्कुल मत जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम लिखो।